नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 15 जुलाई तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। सरकार ने बढ़ती खुदरा कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर की खरीद का निर्देश दिया। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में रेड अलर्ट जारी किया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत, भाजपा दूसरे नंबर पर। और भारत ने ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के पहले दिन 3 स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 15 जुलाई तक फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के निमंत्रण पर पेरिस जाएंगे। श्री मोदी शुक्रवार को बैस्टिले दिवस परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी परेड में हिस्सा लेगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मैक्रों के साथ औपचारिक बातचीत करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सम्मान में राजकीय भोज के अलावा निजी भोज का भी आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस के प्रधानमंत्री और सीनेट तथा नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मिलने का कार्यक्रम है। श्री मोदी फ्रांस में भारतवंशियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा फ्रांस के विशिष्ट व्यक्तियों से भी मिलेंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी की 25वीं वर्षगांठ भी इस वर्ष मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री की यात्रा से रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे विविध क्षेत्रों में परस्पर साझेदारी सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 15 जुलाई को अबू धाबी पहुंचेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत करेंगे। भारत यूएई की रणनीतिक भागीदारी निरंतर सुदृढ़ हुई है और प्रधानमंत्री की यात्रा से ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने के अवसरों की पहचान की जा सकेगी। इस यात्रा से वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से UNFCCC के अंतर्गत COP28 के संयुक्त अरब अमारत की अध्यक्षता और भारत की G20 अध्यक्षता के संदर्भ में विचार विमर्श का अवसर भी मिलेगा। रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत के औषधि महानियंत्रक को निर्देश दिया है कि वे नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि देश में दवाइयों के निर्माण की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने कल नई दिल्ली में दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से भेंट की। उन्होंने बताया कि औषधि बनाने वाली कंपनियों के निरीक्षण के लिए विशेष दल बनाए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि उत्पादों की गुणवत्ता के आधार पर ही औषधि क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति निर्धारित होती है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि दवा उत्पादों की उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्राधिकारियों ने जोखिम आधारित निरीक्षण और संयंत्रों की जांच का काम शुरू किया है। उन्होंने बताया कि 137 कंपनियों का निरीक्षण किया गया और 105 के खिलाफ कार्रवाई की गई। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 विश्व के लिए चांद पर नई संभावनाओं का द्वार खोलेगा। चंद्रयान 3 को शुक्रवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 ने चांद के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस मिशन से विश्व को पहली बार चांद की सतह पर पानी के मौजूद होने के साक्ष्य मिले। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया चंद्रयान 3 को बड़ी आशा के साथ देख रही है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन चांद के एक कदम और करीब जाने का संकेत है। यह मिशन इस सत्य का भी परिचायक है कि भारत अन्य देशों से पीछे नहीं है। चंद्रयान 3 न केवल चांद से चांद का अवलोकन करेगा बल्कि ये चांद से पृथ्वी पर भी नजर रखेगा। ये इस मिशन की अद्भुत विशेषता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 424 विदेशी उपग्रहों को अब तक भारत ने प्रक्षेपित किया है। इनमें से 389 उपग्रह इस सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में प्रक्षेपित किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से तत्काल टमाटर खरीदने के निर्देश दिए हैं ताकि इसके खुदरा मूल्यों में बढ़ोतरी रोकने के लिए प्रमुख खपत केंद्रों पर इसका वितरण किया जा सके। उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन परिसंघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ से कहा है कि वे 3 राज्यों की मंडियों से टमाटर खरीदें और प्रमुख खपत केंद्रों पर भेजें जहां पिछले 1 महीने से टमाटर के दाम तेजी से बढ़े हैं। शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में उपभोक्ताओं को खुदरा बिक्री केंद्रों के जरिए रियायती दाम पर टमाटर का स्टॉक वितरित किया जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय देश भर के 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन पर आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। उद्घाटन सत्र के दौरान कृषि और किसान कल्याण सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि कृषि क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला प्रणाली में हानि और नुकसान को कम करने में किसान उत्पादक संगठन सहायक होते हैं। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठन समूचे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में कुशलता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के क्षमता वर्धन के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री आहूजा ने कहा कि इस कार्यक्रम से सरकार को बहुत आशाएं हैं। उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों को लक्ष्य को प्राप्त करने और संबंधित मुद्दों का समावेशी समाधान करने के लिए समर्पित होकर काम करने का आग्रह किया। केंद्र ने 6,800 करोड़ से अधिक रुपए के कुल बजट आवंटन के साथ 2020 में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम का शुभारंभ किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत सहिष्णुता के मूल्यों को प्रोत्साहित करने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की भूमिका और लक्ष्य को भलीभांति समझता है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के साथ बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि भारत बहुसंस्कृति, बहुभाषी और अनेक धर्मों के साथ विविधता में एकता का सम्मान करता है। राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत सऊदी अरब के साथ संबंध को विशेष महत्व देता है और दोनों देशों का व्यापार तथा लोगों के बीच संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। जम्मू कश्मीर में आपका मोबाइल हमारा दफ्तर अभियान के साथ ऐतिहासिक दोस्त ऐप का शुभारंभ किया गया है। इसे केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक उन्मुखी सेवाओं के मोबाइल आधारित वितरण में अग्रणी उपाय के रूप में देखा जा रहा है। मोबाइल दोस्त ऐप का शुभारंभ जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ऐप के जरिए जम्मू कश्मीर के लोग सरकार की नागरिक सेवाओं का उपयोग सीधे अपने मोबाइल पर कर सकेंगे। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने की आशंका को देखते हुए ऐसा किया गया है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रेड अलर्ट कल भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आज भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी की। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव में जिला परिषद की 928 सीटों में से 718 सीटों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस ने 570, बीजेपी ने 18, सीपीआईएम ने 2, कांग्रेस ने 5 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती है। राज्य में 9,728 पंचायत समिति की सीटों में से 9,402 सीटों के परिणामों की घोषणा हो चुकी है। इनमें तृणमूल कांग्रेस को 6,184, बीजेपी को 947, सीपीआईएम को 167, कांग्रेस को 250, आरएसपी को 2, फॉरवर्ड ब्लॉक को 1, निर्दलीय को 146 और अन्य को 131 सीटें मिली हैं। भारत ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अभी तक 3 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। यह प्रतियोगिता आज ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में शुरू हुई। एथलेटिक ज्योत्सना साबर ने 40 किलोग्राम युवा वर्ग में, अस्मिता ने 45 किलोग्राम युवा और जूनियर श्रेणी तथा कोमल कोहार ने 45 किलोग्राम सीनियर श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते। भारत के निशात कुमार ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। निशात ने ये उपलब्धि ऊंची कूद 30-47 प्रतियोगिता में हासिल की। इसके साथ ही निशात इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।